एडमिशन के लिए दिए गए नंबर पर तुरंत कॉल करें। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपसे एक वादा किया था। जब सभी स्कूलों का मेरा जब दौरा हुआ तो आपकी क्लासों में जब मैं आया था तो मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आपको बोर्ड पेपर की मैं अच्छी से तैयारी करवाऊंगा। और ये मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, वादा किया था। तो ये वादा आज पूरा होने जा रहा है। मैं मेरी तरफ से मेरा वादा पूरा कर रहा हूं। और आज वो प्लानिंग होगी कि इस बोर्ड पेपर के अंदर केमिस्ट्री के किन किन चैप्टरों का क्या क्या रोल है, किन किन चैप्टरों से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और उनमें से आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं। और इन सभी के साथ आपको और मुझे जो बेसिक बताना है तो वो मैं बेसिक भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। आपके जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो 6 मार्क्स का है। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो 6 मार्क्स की है। जो केमिकल काइनेटिक है वो आपके 6 मार्क्स का है। डी और ए ब्लॉक है वो भी आपके वो आपके 5 मार्क्स का है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो आपके 5 मार्क्स का है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन ये आपके 6 नंबर का है। एल्कोहल ईथर फिनोल ये भी आपके कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। एल्डिहाइड कीटोन एसिड एसिड डेरिवेटिव ये आपके 7 नंबर का है। ये सबसे बड़ा बड़ा चैप्टर और सबसे अधिक इसका इन्वॉल्वमेंट है। इसके बाद में आपका एमाइन हो रहा है वो 5 नंबर का है। और बायोमोलिक्यूल जो है वो आपके 4 नंबर का है। टोटल 56 मार्क्स का पेपर होगा। मैंने सभी चैप्टर, ये आपके टोटल 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, और इनके मार्क्स मैंने आपको बताया है। इनमें से आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन कौन से चैप्टर है, कितने कितने मार्क्स के हैं, पहले मैं इनके बारे में देता हूं, फिर आगे से आगे अपन चलते रहेंगे। फर्स्ट, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। सेकंड आपके हैं एल्कोहल ईथर फिनॉल। थर्ड आपका है कार्बोनाइल कंपाउंड एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट आपका है एमाइंस। और लास्ट है आपका बायोमोलिक्यूल्स। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी 6 मार्क्स का है, ये 6 मार्क्स का है, ये 7 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का है, और ये 4 मार्क्स का है। यदि इन टोटल का हम सम करेंगे तो ये आपके 28 मार्क्स का केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट इस पेपर के अंदर आएगा। 28 मार्क्स है। ये कम से कम आपकी 50 to 60% रोल इन चैप्टरों का है। तो ये सभी आप इनको एक बार ठीक से समझ लेगा। और जब इनका इतना बड़ा रोल है तो इनमें हम क्या क्या ऐसी चीजें हैं, कैसे इसको पढ़ा जाए कि आपको याद भी रहे, समझ में भी आए, और मार्क्स भी अच्छे आए। यही मेरी प्लानिंग है और यही आपकी प्लानिंग है। राइट? क्या हम ठीक कह रहे हैं? ओके। तो ये आप सभी इनको नोट कर लेना और समझ लेना। अब बात ये है, इन चैप्टरों में से किस किस पैटर्न से और क्या क्या टॉपिक उठाए जाते हैं, और आज तक पिछले 10-15 सालों से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, वो किन किन टॉपिक से आए हैं, मैं पहले उन टॉपिक को आपके सामने लिखूंगा, है ना। तो उन टॉपिक हम जिक्र करते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। राइट? देखिए, इन सभी चैप्टरों के अंदर पहला पॉइंट है नोमेनक्लेचर, नामकरण।
दूसरा इसके अंदर है रिएक्टिविटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, थर्ड सॉल्युबिलिटी यानी H बॉन्ड, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, क्वथनांक। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलूं, मैं मेरी बेस्ट ट्राई करूंगा, है ना। फिर भी कहीं ऐसा है तो आप मुझे मैसेज के जरिए बताते रहना। नेक्स्ट है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम्ड रिएक्शन, और लास्ट है नेम्ड रिएक्शन के साथ ही आइसोमेरिज्म। प्रिय विद्यार्थियों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इन सभी चैप्टरों के अंदर जो भी पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे, जो सवाल आएंगे, जो प्रश्न पूछे जाएंगे, वो नामकरण का पक्का पक्का सवाल होगा। ये आपको हमेशा, आप सारे पेपर ट्राई कर लेना, नॉमेनक्लेचर क्वेश्चन पक्का होगा। और कंपाउंड्स की क्रियाशीलता, अम्लीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य, रिएक्टिविटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इनके क्रम के क्वेश्चन कोई न कोई आता ही आता है। अब चाहे वो रिएक्टिविटी का आ जाए या एसिडिक स्ट्रेंथ का आ जाए या बेसिक स्ट्रेंथ का आया, क्वेश्चन तो पक्का आएगा। इसी तरह से सॉल्युबिलिटी और हाइड्रोजन बॉन्ड, विलेयता और हाइड्रोजन बंध, इनको लेके भी क्वेश्चन आता है। आपने सुना होगा कौन किस में घुलता है, कौन किस में घुलता नहीं है, क्या घुलने का क्रम होता है, कौन ज्यादा घुलता है, कौन कम घुलता है। ये सारे जो सवाल होते हैं वो इस टॉपिक के रिलेवेंट होते हैं और कोई न कोई क्वेश्चन पक्का पक्का आता है। ये आप नोट कर लेना। ये जो मैं बता रहा हूं, ये इतने वर्षों का अनुभव के साथ बता रहा हूं, ये पक्की काम की चीज है। इसी के साथ देखिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक और गलनांक। तो इसमें बहुत सारे कंपाउंड होते हैं अलग अलग चैप्टरों के अंदर, उनकी समझातीय श्रेणियां होती है, उनके सदस्य होते हैं। तो कहा जाता है भाई इनका क्वथन का क्रम क्या है, बढ़ता क्रम क्या होगा, घटता क्रम क्या होगा, या पूछा जाएगा इसका क्वथनांक ज्यादा, इसका क्वथनांक कम, तो इसके पीछे लॉजिक क्या, कारण क्या। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न इस टॉपिक के रिलेवेंट होते हैं। जब अपन ये पढ़ेंगे तब उनके सारे सवाल मैं एक साथ बता दूंगा। ये जितने टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं, इस टॉपिक के, इन टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए हैं या आने की संभावना है, हर टॉपिक के सारे क्वेश्चनों को उनके उत्तर और समझाने के साथ मैं पूरा करूंगा। आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह मेरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है। देखिए अगला है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना है। अब आपको पता है कि रेजोनेंस आप कहा है, एक तो एरोमेटिक कंपाउंड में, हेलो एल्केन में है, फिनॉल में है, नाइट्रोबेंजीन में है, एनिलीन में है, एसिटिक एसिड में है। तो इनको लेके जो रेजोनेंस को लेके जो सवाल पूछे जाते हैं वो कोई न कोई आज तक पेपर में पूछा ही गया। और जब ये मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वो सारे सवाल आपको करवा दूंगा और लिखवा दूंगा। ओके, नेक्स्ट आ रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो प्रिय विद्यार्थियों, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर अभिक्रिया क्रियाविधि में आपके इन 5 6 7 जो भी 5 6 चैप्टर है, इन चैप्टरों में कम से कम 10 12 ऐसी रिएक्शन है जिनकी मैकेनिज्म, उनमें से किसी न किसी एक की मैकेनिज्म पूछी जाती है। तो उनकी 12 के 12 रिएक्शनों की क्रियाविधि जो है मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और उनमें घुमा घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके अंदर, वो भी मैं आपको समझा दूंगा जब ये टॉपिक आएगा। अगला है नेम्ड रिएक्शन और आइसोमेरिज्म, नाम वाली अभिक्रिया, जैसे दार्जन अभिक्रिया, फ्रेडरक्रॉफ्ट अभिक्रिया,
राइमंड टाइमन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, केनिजर अभिक्रिया, टीसिंको अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ऐसे में बहुत सारे नाम ले सकता हूं जितने भी आपके सिलेबस में। उन सभी रिएक्शनों को एक साथ क्रमबद्ध करते हुए कैसे आपको बढ़िया याद रहेगी, समझ में आएगी और मार्क्स आपके आए, ये मैं ध्यान में रखते हुए आपके साथ काम करूंगा और आप भी पक्का पक्का ध्यान रखोगे और याद रखोगे। और जहां कहीं नहीं समझ में आए आप मुझे सूचित करते रहना, ताकि मैं अगले वीडियो में उन सभी चीजों का मैं ध्यान रखूं कि बच्चों को इस तरह से चीजें रहती है और मेरे समझाने में कहीं वो चीज रह गई तो उनको मैं अगली बार ठीक से करके आपको समझाऊं। क्योंकि आपके नंबर जो आपको जितने हैं प्यारे, उतने उतने मुझे भी है, क्योंकि आपके नंबरों में जो मेरा भी तो कुछ न कुछ रोल होगा कि भाई मैं इनके साथ काम कर रहा हूं, मेरा अनुभव है, तो कुछ तो फायदा हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये ऑर्गेनिक जो मैं स्टार्ट करने से पहले इन चैप्टरों के अंदर ये सारे टॉपिक है और इन्हीं के रिलेवेंट क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने आपके सामने रखे हैं। अब इनमें पढ़ने से पहले और हमें क्या बातें करनी चाहिए, किस बात पे फोकस करना चाहिए, मैं उन बातों को भी आपका थोड़ा जिक्र करता हूं। ओके, राइट। तो अभी अपन ने इन टॉपिक के बारे में आपको सारा इनका रोल बताया। अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा, प्रिय विद्यार्थियों, कि भाई इन सब के अंदर हम पढ़ किसके बारे में रहे? इन सब के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, कार्बनिक जो यौगिक है, उनके नाम और उनकी संरचना प्रथम दृष्टया ये आनी चाहिए। यदि नाम और संरचना में कहीं दिक्कत है तो ये जो भी मैं आगे पढ़ाऊंगा, जो कुछ भी, वो उसमें आपको क्या आएगी? दिक्कत आएगी। तो मैं चाह रहा हूं दिक्कत आए नहीं, मुझे 2-4 क्लास ज्यादा लेनी पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार जो मेरा हल्का फुल्का ये संशय है कि कहीं यदि वो नहीं पढ़ा है तो बच्चों को इतना बढ़िया समझ में नहीं आएगा, तो मेरा काम ही बढ़िया समझाने का है। तो मैं ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, जितने मैंने आपको कहा था बोर्ड पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, उनको सॉल्व करने से पहले 2 या 3 क्लास हल्की फुल्की जो बेसिक है, जो जानकारी आपको होनी चाहिए, हो सकता है वो आपको जानकारी पहले से हो, फिर भी मैं मेरी तसल्ली के लिए वो सब आपको बताना चाहता हूं, राइट। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। देखिए प्रिय विद्यार्थी, ये नामकरण यहां पे किसका है? कार्बनिक यौगिक का है। किसका है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का है। तो सबसे पहले आप ये तो जान ले कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन जाएंगे तो मैं बहुत ज्यादा, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हर एक टॉपिक आपको खुद को ही पता है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीने भर का है, तो हमारे पास तो टोटल दिन ही थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिन बच्चों को लग रही है कि अभी भी मेरी चीजें क्लियर नहीं हुई, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो चीजें उसमें होती हैं। मैं यहाँ पे केवल उतना ही कंटेंट, उतनी ही बात बताना चाहता हूँ जो आपको याद भी रहे और आपके अभी काम भी आ जाए। लेकिन बहुत सारी जो डिटेल की बातें हैं, तो उसका एक समय चला गया और उसको अपन बार बार यहाँ बीच में नहीं लेके आते हैं। अभी अपन कंप्लीटली पॉजिटिव रहते हैं कि भाई ये चीजें हैं, और शॉर्ट में या शॉर्ट में भी अच्छापन क्या है वो मैं मेरा बेस्ट प्रयास कर रहा हूं। ओके। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मोटे मोटे तौर पे आपको क्या पता होना चाहिए कि इसमें क्या होते हैं? एक तो हाइड्रोकार्बन और एक क्या है, इसी के डेरिवेटिव्स है। ओके, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। अब हाइड्रोकार्बन में क्या आता है? तो आपको पता है, नंबर 1 एल्केन, नंबर 2 एल्कीन, नंबर 3 क्या है? एल्काइन, नंबर 4 क्या है? बेंजीन एंड पेट्रोलियम, राइट। डेरिवेटिव्स में क्या है? एल्कोहल, ईथर,
एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, थायोएल्कोहल, नाइट्रो, हैलाइड्स, है ना। जो मैं इस तरह के ये जो सब लिख रहा हूं, ये सब है डेरिवेटिव्स। मैंने सारे लिखे नहीं है, लेकिन आप समझ गए इनको डेरिवेटिव्स कह रहे हैं और इनको हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं। तो इन सबके अंदर जो भी इनके कंपाउंड बनेंगे, उनकी संरचना बनेगी, इन समूह को लेके, तो उनका अपन क्या पढ़ेंगे, नामकरण पढ़ेंगे। बराबर। तो इसको आप प्रॉपरली नोट कर लो। और अब नामकरण के अंदर हम जो स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले इनका करेंगे, फिर इनका करेंगे, और इनमें मैं कोशिश करूंगा वो स्ट्रक्चर और वही नाम बताऊं जो आपके 12th बोर्ड में है, आपकी बुक में है, और जो आने वाली चीजें होगी मैं उन्हीं को कुछ न कुछ करके वही काम आपको कराऊंगा। ओके, तो इनको आप नोट कर लेंगे। यस। अब नामकरण के अंदर आपको पता है मोटे तौर पे आपके दो सिस्टम है, एक तो रूट पद्धति है, ट्राइबल सिस्टम, और दूसरा आपका क्या है, आईबीएसी सिस्टम। राइट। अब इन्हीं के मैं आपको सब नाम बता देता हूं। रूट पद्धति आप क्या कहते हो, सामान्य नाम, सरल नाम, साधारण नाम। अब साधारण कह दो, सामान्य कह दो, सरल कह दो, रूट कह दो, इन सभी का मीनिंग एक ही है। इसी तरह से यहां पे मैंने क्या कहा, आईपी सिस्टम, इसको और क्या कहते हैं, नियम परक पद्धति, जिनेवा सिस्टम, क्योंकि जिनेवा कैपिटल में सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है ना। तो जिनेवा सिस्टम कह दो, नियम परक पद्धति कह दो, है ना, या आईपीसी कह दो, तीनों का मीनिंग क्या है, सेम है। बराबर। तो इन दोनों सिस्टम में हम पहले इसका आज डिस्कस करेंगे। तो आज जो अपन क्लास है, अभी तक तो केवल मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास दी है, लेकिन अब अपन पक्का पक्का, अभी तक यदि किसी ने अगल बगल कोई ध्यान दिया हो, लेकिन अब काम की बात प्रारंभ हो रही है, और वो मेन चीज है, क्योंकि मैं ये सिस्टम प्रारंभ कर रहा हूं, और इसमें जो काम आपकी प्रैक्टिस का है प्रिय विद्यार्थियों, वो आप प्रैक्टिस करोगे। मेरा काम है सरलता से इन चीजों को समझाना, और वो मैं काम कर रहा हूं। ओके। मैं इनको कॉमन नेम कह दूं, यानी रोड। देखिए, रोड पद्धति ये जो है, ये किस चीज पे डिपेंड है, ये केवल 2 पॉइंट में ऐसे बता रहा हूं। यदि वो 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए, तो आपके जितने भी टॉपिक उनकी रूट पद्धति सिस्टम क्या हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा और फिनिश भी हो जाएगा। सिर्फ 2 पॉइंट है। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि ये डिपेंड है हाइड्रोकार्बन रेडिकल पे। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन मूलक। और एक मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, ये 2 पॉइंट बताते ये सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन रेडिकल और ये टेबल, ये दो बताते ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और आज ये क्लास में ये मैं सारा फिनिश करवा दूंगा। ठीक है। तो हम इसमें पहले स्टार्ट करते हैं। टेबल जो है, टेबल में सेकंड में बताऊंगा, और अभी पहले जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं बताऊंगा हाइड्रोकार्बन रेडिकल। तो इन दोनों के जानने के बाद सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे होता है वो आप इसके बाद देखोगे। पहले हमें ये याद रखना होगा, इनको समझना होगा, इनको पढ़ना होगा। बराबर। देखिए,
अभी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसमें हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं, जो आप समझ गए, एल्केन एल्कीन एल्काइन होते हैं। तो मैं यहाँ पे उनका सिंबल ले रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, इनमें से किन को रिमूव करते हैं? हाइड्रोजन को। जैसे ही इनमें से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन रेडिकल, हाइड्रोकार्बन मूलक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एल लगाया है, यानी जो हाइड्रोजन हटा रहे हैं इनमें से, कितने हटा रहे हैं? एक हटा रहे हैं, दो हटा रहे हैं, तीन हटा रहे हैं, या इससे ज्यादा हटा रहे हैं। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए हम एक हटा रहे हैं, तो जो रेडिकल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोवैलेंट। क्या बोलेंगे? एक संयोजी मूलक। क्या बोलेंगे? एक संयोजी मूलक, मोनोवैलेंट रेडिकल। दो हटाएंगे तो बाईवैलेंट, द्विसंयोजी। और प्रिय विद्यार्थी, तीन हटाएंगे तो क्या कहेंगे? ट्राईवैलेंट, त्रिसंयोजी। और इसे ज्यादा हटाएंगे तो पॉलीवैलेंट, बहुसंयोजी। बहुसंयोजी मूलक, बराबर। अब मैंने मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट और पॉलीवेलेंट ये सब रखे हैं। इनमें से मोटे तौर पे जो अपने काम आने वाला है वो है एक संयोजी मूलक, मोनोवेलेंट रेडिकल। इनकी स्ट्रक्चर और इनके नाम हमें याद रखने होंगे, और याद रखने से पहले मैं आपको समझा रहा हूं ताकि याद रहने में मजबूती मिलेगी, बराबर। यस। अब हाइड्रोकार्बन कौन है? एल्केन। प्रिय विद्यार्थियों, एल्केन में से जब हम एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो जो रेडिकल बनेगा उसका नाम होगा एल्काइल रेडिकल। क्या नाम होगा? देखिए, इस एल्काइल में दो नाम है, एल्क और आइल। इसका मीनिंग क्या है? नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। और आइल का मीनिंग होता है फ्री या वैकेंट वैलेंसी, मुक्त संयोजकता, या मुक्त कह दो, या रिक्त कह दो। क्या? संयोजकता। क्योंकि वहां से वो हाइड्रोजन हटा है तो वहां पे संयोजकता क्या होगी? रिक्त होगी, वैकेंट होगी। इस वैकेंट को बोलते हैं आयल। और उस संरचना में कितने कार्बन है उनके नाम को बोलते हैं क्या? एल्क। इन दोनों से मिलकर क्या बना? एल्काइल। और ये एल्काइल क्या है? एक संयोजी मूलक है। और ये किससे बना है? एल्केन से बना है, राइट। इसी तरह से एल्कीन में से आप एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो वो बनेगा एल्कीनाइल। क्या बनेगा? एल्कीनाइल। अभी नोमेनक्लेचर में आप थोड़ा देख रहे होंगे कि मैं कंप्लीटली स्पेलिंग और इंग्लिश ही लिख रहा हूं, क्योंकि इनके अंदर परफेक्शन में ये इंग्लिश नाम और ये कोई बहुत बड़ी अंग्रेजी नहीं है, ठीक है ना। ये आपके अंडरस्टूड चीज है। जहां बड़ी ऐसी चीज आएगी वहां मैं प्रॉपर कॉम्बिनेशन ले लूंगा, पूरी ट्राई करूंगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताते रहना, है ना। आज पहला वीडियो आपके लिए, तो इसमें जो चीजें कहीं नहीं समझने वाली हो तो मुझे समय समय पे आप बताते रहना, मैं वो ट्राई करूंगा ताकि आपकी दिक्कत नहीं आए, बराबर। अब देखिए, अगला है एल्काइन। प्रिय विद्यार्थी, एल्काइन में से जब जाएगा तो होगा एल्काइनाइल। तो ये भी एक संयोजी है, ये भी एक संयोजी है, ये भी एक संयोजी, यानी ये तीनों क्या है? मोनोवेलेंट रेडिकल है, यानी ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल है। और ये क्यों पढ़ रहे हैं आप? इसको मत भूलिए, हमने नोमेनक्लेचर में क्या कहा कि जो ट्राइबल सिस्टम है, रूल्ड पद्धति है, सरल नाम है, वो हाइड्रोकार्बन रेडिकल पे डिपेंड है। तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल कैसे बनता, क्या परिभाषा, इसे कितने प्रकार है, और उनमें से अभी आपके कौन सा काम वाला है, हम धीरे धीरे वहां आगे। और हमारा अभी काम वाला कौन सा है? मोनोवेलेंट रेडिकल है, जो आपके सामने रखे हैं। और ये मोनोवेलेंट रेडिकल तीन है, एल्काइल, एल्किनाइल और एल्काइनाइल। अब एल्काइल के बारे में कौन कौन से नाम और स्ट्रक्चर है? फिर ये और ये,
ये तीनों पूरा पढ़ते ही हमारा हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, बराबर। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए कैसे ये एल्काइल जो बन रहे हैं इनकी क्या स्ट्रक्चर, कैसे नाम होंगे। तो नंबर 1 CH4 मीथेन। मीथेन से जब प्रिय विद्यार्थी एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये बनाएगा CH3 और इसका नाम होगा मिथाइल। अब हिंदी इंग्लिश में ई का उच्चारण आई का उच्चारण है ना, मिथाइल, और उसमें होगा मैथिल। ये जो फर्क है ये आपके दिमाग में रहे जो हम बोल रहे हैं। ओके, देखिए एल्केन का ये फर्स्ट मेंबर है, इस फर्स्ट मेंबर से केवल एक संयोजी मूल्य केवल एक ही बनता है। मोनोवेलेंट रेडिकल केवल कितना बनता है, एक बनता है, ये ध्यान रहे। दूसरा, ये हम ले रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों इथेन। अब इथेन में कार्बन 2 है, अब हाइड्रोजन यहां से हटाएं या यहां से हटाएं, दोनों सेम है, चाहे यहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ, यानी संरचना कितनी बननी है, एक। वेरी गुड, यानी आपको ये बात समझ में आ रही है। और इसका नाम क्या होगा, इथाइल। शॉर्ट में क्या लिख देगा, C2H5। इसी तरह से थर्ड मेंबर एल्केन का कौन है, प्रोपेन। क्या है, प्रोपेन। अब प्रोपेन में देखिए आप क्या चीज देख रहे हो, इन दोनों से इसमें एक डिफरेंट बात देख रहे हो, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये क्या है, 2 डिग्री है। दो टाइप के कार्बन है, दो टाइप के कार्बन है। तो एक बार हम चाहे हाइड्रोजन यहां से हटाऊं और चाहे हाइड्रोजन कहां से हटाऊं, इन दोनों में से कहीं से हटाओ संरचना एक बनेगी, और एक बार में कहां से हटाऊंगा, यहाँ। तो प्रोपेन से एक संयोजी मूल्य कितने बनेंगे, 2। अभी तक कितने बने, एक एक, और यहां इससे कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। वेरी गुड, आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाएगा कि अगले मेंबर से कितने बनने वाले हैं। तो इनका नाम क्या हो गया, एन प्रोपाइल, इसका नाम क्या हो गया, आइसो प्रोपाइल, बराबर। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, C3H7। इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 7। तो ये हुआ क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र। अब सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि भाई इसकी संरचना कितनी बनती है, इसके समावी कितने बनते हैं, हाउ मेनी आइसोमर, हाउ मेनी आइसोमर, C3H7। तो आप क्या बोलोगे, 2, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूं और स्ट्रक्चर आपके सामने, बराबर। इसी तरह से हम अगला ले रहे हैं ब्यूटेन। क्या ले रहे हैं, तो पहले ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला ले रहा हूं, है ना, ये आप नोट कर लो। फिर C4H10 यानी ब्यूटेन का अपन ले रहे हैं। अब ब्यूटेन भी 2 है, एक तो एन ब्यूटेन है और एक क्या है, आइसोब्यूटेन है। तो देखिए पहले अपन एन ब्यूटेन की चर्चा करते हैं। ये एन ब्यूटेन है, इनमें देखो ये और ये पोजीशन क्या है, सेम। ये और ये स्थिति क्या है, सेम। तो मैं चाहे हाइड्रोजन यहां से हटाऊं चाहे यहां से हटाऊं, जो मूलक बनेगा वो एक सा होगा। यहां से हटाऊं या यहां से हटाऊं तब भी मूलक क्या होगा, यानी इससे कितने बने, 2। एक तो ये बन जाएगा और एक आपकी ये बन जाएगा, इसे आप बोलेंगे एन ब्यूटाइल और इसे बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, द्वितीयक ब्यूटाइल, बराबर। अब अगला कौन सा है, आइसोब्यूटेन। देखिए इन दोनों के अंदर कार्बन कितने, 4, और हाइड्रोजन कितने, 10। तो इसके आइसोमर कितने हो गए, 2, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब इस आइसो से कितने स्ट्रक्चर बनेगी, देखिए ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये तीनों क्या है, सेम, और ये क्या इसे डिफरेंट। तो यहां कहीं से हटाओ एक बनेगा और एक यहां से हटाओ, तो आइसोब्यूटेन से कितने बने और एन ब्यूटेन से कितने बने, 2, राइट।
आइसोब्यूटाइल और ये हुआ टर्सरी ब्यूटाइल, तृतीयक ब्यूटाइल। टोटल ब्यूटाइल कितने हो गए प्रिय विद्यार्थियों? 4। इन चारों में कार्बन कितने हैं? 4। और हाइड्रोजन कितने हैं? 9। तो इसकी स्ट्रक्चर, इसकी संरचना कितनी बनती है? 4 बनती है। एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। क्लियर एवरीबॉडी, है ना? और इनको अपन को लास्ट तक आगे के लिए याद रखना है। हम ये कैसे बनते हैं समझ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ा समावेशिता वाली जो बात है ना, समावेशिता वाली, कि भाई इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या स्ट्रक्चर बन रही है, तो वो भी मैं साथ साथ थोड़ा बोल रहा हूँ, वो भी आगे काम आने वाली बात है। राइट, तो ये आप नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट है पेंटेन। अब प्रिय विद्यार्थियों, पेंटेन खुद कितने प्रकार का है बताओ? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ये 3 पेंटेन हो गए। अब देखिए इससे कितने मूलक बनेंगे, तो हमें स्थितियां देखनी है। क्या देखनी है? स्थितियां देखते ही समझ में आएगा किससे कितने बनेंगे। और स्थितियां देखने में मैंने अभी जो तरीका बताया वही तरीका यह काम आने वाला, बराबर। तो ये और ये पोजीशन क्या है प्रिय विद्यार्थियों? सेम, यानी फर्स्ट। ये और ये पोजीशन क्या है? सेकंड, सेकंड है, तो ये सेकंड नंबर। और ये अपने आप में अलग है, तो ये थर्ड। एन पेंटेन से कितने एक सही मूलक बनेंगे? कितने? 3, बराबर। क्योंकि 3 पोजीशन आ रही है। वो बनाने से पहले इनमें भी थोड़ा देख लेते हैं, ताकि फिर केवल बनाना ही रहेगा। इनमें देखिए ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या है? सेम। तो इनसे कितना बना? 1। फिर इससे कितना बना? 2। फिर ये पोजीशन से कितना बना? 3। और इस पोजीशन से कितना बना? 4। यानी आइसोपेंटेन में 4 पोजीशन है। कितनी पोजीशन है? 4, यानी डिफरेंट पोजीशन है, 4 भिन्न स्थितियां हैं। इसमें 3 भिन्न स्थितियां हैं। और जब इसमें पता करोगे प्रिय विद्यार्थियों, इसी बात को कॉपी करोगे, तो आप पता ये और ये चारों सेम है, तो केवल स्थिति कितनी बन रही है? 1, बराबर। तो इनसे बनेगा 1, इससे बनेंगे 4, और इससे कितने बनेंगे? 3। तो इन टोटल कितने हो गए? 8, बराबर। अब ये कैसे बन रहे, ये तरीका मैंने बता दिया। अभी मैं इन आठों की स्ट्रक्चर बता दूंगा। मीथेन से बन रहा 1, इथेन से बना 1, प्रोपेन से बने 2, तो 2 और 2 कितने हुए? 4। ब्यूटेन, एन से 2 और आइसोब्यूटेन से 2, तो ब्यूटेन से कितने हो गए? 4। ब्यूटेन से पूछे क्या बताओगे? 4। लेकिन एन ब्यूटेन से पूछे कितने बताओगे? वही आइसोब्यूटेन से पूछे कितने बताओगे? 2। तो वो 4 और ये 4 कितने हुए? 8। और पेंटेन से कितने हुए? 8। 8 और 8 कितने हो गए? तो मैंने कहा था नामकरण हाइड्रोकार्बन मूलक पर डिपेंड करते हैं। तो ये एल्केन से 16 सदस्य बने। कितने मूलक बने? ये 16। ये 16 के 16 एनी टाइम आपके दिमाग में रहना चाहिए, चाहे इनको एक बार लिखो, 2 बार लिखो या 10 बार लिखो, क्योंकि इस ऑर्गेनिक आगे समझने के लिए ये मूलभूत पॉइंट है प्रिय विद्यार्थियों। ये मैं आपको बता देता हूं, और बार बार ये आगे आता रहेगा, और ये बार बार आगे नहीं रिपीटेशन होता है। इसको यहीं पे आप क्लियर कर लेना, और जिनको नहीं हो रहा है वो बार बार लिखें, पक्का क्लियर होगा। ये इसका प्रिंसिपल है थोड़ा ऑर्गेनिक का, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केवल सुनने मात्र की नहीं है, सुनना और समझने के साथ इसका सुनना और समझना ये जो है, ये तो 20 या 30% है। 70% इसको बार बार रिटर्न काम में करने से ये समझ में आती है। ये सभी बच्चों के दिमाग में रहे, ये मेरा अनुभव है, और मैं आपको पक्का पक्का कह रहा हूं। ओके, तो मैं ये 8 स्ट्रक्चर बता दूं। देखिए फर्स्ट हो गई ये, सेकंड,
देखिए इसका नाम हो जाएगा एन पेंटाइल। इसका नाम क्या होगा? अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल। अनसिमेट्रिकल क्या? क्योंकि इसके दोनों तरफ समूह क्या है? अलग अलग। और इसके दोनों तरफ समूह क्या है? सेम। तो ये होगा सिमेट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल। और ये आपके हो गया आइसो पेंटाइल। और ये आपका आइसो तो है, लेकिन ये क्या है? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी आइसो पेंटाइल। ओके। ये आपके टर्सरी पेंटाइल। ये आपका किरेल कार्बन है, क्योंकि इसे ये वाला, ये और एक हाइड्रोजन, ये चारों डिफरेंट है। ये चारों क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव, प्रकाशिक सक्रिय। तो इसे बोलेंगे एक्टिव पेंटाइल, सक्रिय पेंटाइल। क्या बोलेंगे? सक्रिय पेंटाइल। ये आपके साथ हो गए और लास्ट न्यू स्ट्रक्चर हो जाएगी। न्यू पेंटाइल। ओके। ये 8 की 8 स्ट्रक्चर पूरी हो गई। बराबर। यस। तो एल्केन से प्रिय विद्यार्थियों जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल बनते हैं, ये 16 रेडिकल है। इन 16 की संरचना, इनके नाम, ये सब कुछ आपको पता होना जरूरी है। और ये कैसे बनते हैं, ये मैंने तरीका आपको बता दिया। अगला है एल्कीन से। तो एल्किनाइल, इसमें से जब रिमूव होगा हाइड्रोजन तो ये बनेगा। ये क्या हो गया? एल्कीन, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, एल्किनाइल, हाइड्रोजन रिमूव हुआ। इसे बोलेंगे प्रिय विद्यार्थियों क्या? विनाइल, या दूसरा नाम इसका क्या है? इथिनाइल। ये दोनों ही नाम इसी के हैं। और एक इसका इंपॉर्टेंट है, प्रोपीन से बनने वाला, इसे हम बोलते हैं एलाइल। क्या बोलते हैं? एलाइल। तो एल्केन के ये दो इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके। अब अपन ले रहे हैं एल्काइन से, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। इसका अपन एक हाइड्रोजन यहां से हटाते हैं, इसे बोलते हैं प्रोपार्जिल। प्रोपार्जिल। ओके। ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन रेडिकल आप दिमाग में फिट कर लेना, याद रख लेना। अब ये मैंने स्टार्टिंग कब बात कही थी कि भाई रूढ़ पत्ती को समझने के लिए हाइड्रोकार्बन रेडिकल जिम्मेदार है और एक टेबल जिम्मेदार है। उनमें से प्रिय विद्यार्थियों, मैंने हाइड्रोकार्बन रेडिकल कितने हैं, क्या इनकी संरचना है, क्या इनके नाम है, और ये किन एल्केन, एल्किन, एल्काइन से कैसे कैसे बनते हैं, ये सारा मैंने आपको दिमाग के अंदर फीड कर दिया है। ये अब आपको हमेशा इनको फीड रखना है, याद रखना है। ओके। अब देखते हैं इनका एप्लीकेशन, इनका अनुप्रयोग। भाई इनको अपन अब देख लिया, समझ लिया, याद रख लिया, सब कुछ कर लिया।
अब यहाँ रूढ़ पत्तिम जो मैंने प्रारंभ बात कही थी, तो फिर इनका अब उपयोग कैसे होगा? तो देखिए, ROH, RNS2, RCN, RNC, RX, FCL, BRI और RSH। ओके, ये जो मैंने आपके सामने कंपाउंड रखे हैं, इन सब का जो सामान्य नाम होगा, और भी इसके साथ होंगे, मैं उनके अभी नोट करके बता दूंगा, लेकिन इन सब का जो सामान्य नाम है वो हाइड्रोकार्बन मूलक की संरचना के नाम पर आधारित है। इन सब का, यहां जो इन सब के अंदर जो यूज हुआ है आर, ये वो है हाइड्रोकार्बन मूलक। तो यहां पे जैसे इसका नाम क्या होगा, आर का नाम क्या होगा, एल्काइल, और OH का नाम क्या होगा, एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल। इसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल एमाइन। इसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल साइनाइड। इसी तरह से इसका नाम क्या होगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड। और इसका नाम होगा एल्काइल हैलाइड। अब यहां पे फ्लोराइड है तो एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल आयोडाइड, है ना। और इसका नाम है एल्काइल थियोएल्कोहल। ओके, ये सारे के सारे इस तरह से आगे भी है, लेकिन इनके ये कैसे नाम है, ये सामान्य नाम है, सरल नाम है। सरल कह दो, सामान्य कह दो, कॉमन कह दो, ट्राइबल सिस्टम कह दो, कुछ भी कह दो, ये सारे वो नाम जिन जिन में ये समूह उपस्थित है, उनका नामकरण हाइड्रोकार्बन मूलक पे क्या है, आधारित है। ये बात सबको समझ में आ गई, पक्का पक्का आ गई। अब देखो इनको मैं, है ना, और डिटेल में जाऊंगा, और मेरे सामने यदि इनको भी है कुछ एल्काइल पे डिपेंड वाले कुछ बच गए, तो मैं उनको बाद में बताऊं। चलो, इनमें से किसी एक को मैं डिटेल में बताऊं, बचे हुए को भी मैं बाद में बता दूंगा कि जिन जिन का नामकरण हाइड्रोकार्बन मूलक पर है, तो इनका तो नामकरण इस हाइड्रोकार्बन मूलक पे है ही है। कौन बच गए है ना, तो वो अभी इसमें आ नहीं रहा है, मैं अभी आगे बता दूंगा। लेकिन इनमें से मैं पहले एल्कोहल का बता देता हूं कि ये तो केवल मेन हेडिंग हुआ। इसके अंदर कितने एल्कोहलों के नाम हो गए, आप पास आर कितने समूह है, 16 तो एल्केन से हुए थे, 2 एल्केन से होता, एक एल्काइन से होता, 16 और 3 कितने हुए, 19। प्रिय विद्यार्थियों, इस OH को, वो जो हाइड्रोकार्बन मूलक जिसमें एक मुक्त संयुक्ता थी, जो रिक्त संयुक्त थी, उन हर रिक्त संयुक्ता पे, उस 19 की 19 संरचना में, उन मुक्त संयुक्ता पे क्या लगाओगे आप, क्या लगाओगे, तो आपके पास एक साथ कितने एल्कोहल हुए, 19 एल्कोहल हो गए। कितने हो गए, तो आपके एल्कोहल के चैप्टर में जितने एल्कोहल है, उन सारे यौगिक, सबकी संरचना और सबके नाम एक साथ क्या हो गए, समाप्त हो गए। यही बात एमाइन में है, यही बात इनमें है, ये जितने भी है, ये आपके सारे के सारे 12th सिलेबस में है, और ये सब आपके क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो क्या मैं इसके एग्जाम्पल लेके बताने की जरूरत है, मुझे लगता है आप कर लोगे कि भाई यहाँ पे इस OH को क्या करना, इन एल्काइल ग्रुप पे जगह जगह लगाना है, जो अभी मैंने आपको 19 एल्काइल ग्रुप बताए थे पिछले। पक्का, रोको। तो देखिए, जो मैंने कह रहा था हाइड्रोकार्बन रेडिकल में जो बच गए थे वो कौन है, एक तो ईथर है, ROR। देखिए ये दो प्रकार से है, एक ROR मतलब ये दोनों सेम, एक ROR डैश, है ना। इसे हम बोलेंगे क्या, डाई एल्काइल ईथर। देखिए इसका जो नाम होगा अल्फाबेटिकल होगा, किसके होगा, कि दोनों में अल्फाबेटिकल जो पहले कौन आ रहा है, तो वो हो जाएगा एल्काइल, और जो बाद में आ रहा है वो हो जाएगा एल्काइल डैश ईथर। ओके,
तो ये सिंपल ईथर हो गया और ये मिक्स्ड ईथर हो गया, मिश्रित ईथर और सरल ईथर, राइट। और इन ईथरों का नामकरण भी इस आर रेडिकल पे हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल पे ही डिपेंड है। और एक बचा था कौन, कीटोन, RCOR। इसमें भी वही बात, सेम हो और डिफरेंट हो। सेम हो तो जाएगा डाई एल्काइल कीटोन, तो ये दोनों सेम है, तो ये डाई एल्काइल और ये क्या हो गया, कीटोन। और ये दोनों डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली एल्काइल एल्काइल डैश कीटोन। तो ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स है, एल्कोहल, ईथर, कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, हैलाइड, थायोएल्कोहल, एमाइन, इन सब का सरल जो नाम है, सामान्य नाम है, ये सब समाप्त हो गए। तो मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि ये समाप्त होगा और ये मैंने कर दिया है। अब इनमें मैं क्या करता हूं, 2 4 5 6 ऐसे क्वेश्चन लेता हूं, प्रैक्टिस कराता हूं जो अपन ने काम किया है। वो प्रैक्टिस आपको घर पे खूब सारी करनी है, मैं तो इतनी ज्यादा यहाँ पे अभी करा नहीं सकता हूं, वो आपको होम डब्ल्यू के रूप में तगड़ा काम करना है, राइट। तो देखिए हम प्रैक्टिस के अंदर क्या कर रहे हैं, हमारे सामने जैसे कोई भी ऐसे लिख दिया, अब किसी ने कहा भाई इसका नाम क्या है, इसका सामान्य नाम क्या है, तो सिंपल सी बात है प्रिय विद्यार्थियों, ये क्या है, एल्कोहल। और ये कौन सा हाइड्रोकार्बन मूलक है, आइसोप्रोपाइल। कौन सा है, तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये इसका सामान्य नाम है। आप कोई सा एल्कोहल ले लीजिए, किसी ने ये लिख दिया कि भाई इसका सामान्य नाम क्या है, सिंपल सी बात है, ये क्लोराइड है और ये क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल, क्या है, तो इसका नाम क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यानी ये आर ग्रुप है, ये क्या है, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, RCl, या क्या बताया था, ROH। तो जो भी आर है, ये आर मैंने 19 बताए हैं, 19 के साथ OH लगाओगे तो 19 एल्कोहल, 19 एलाइड, 19 साइनाइड, 19 के 19 आपके आइसो साइनाइड, 19 के 19 आइसो एमाइन, है ना, ये सारे के सारे उतने ईथर और उतने कीटोन, उन सभी संरचनाओं के सब सल, इस तरह से आपको नामकरण करना है। इनको फिर से समझ लेना, कोई दिक्कत हो, है ना, आपकी चीजें पूरी पूरी क्लियर होगी प्रिय विद्यार्थियों। आप कोई भी चैप्टर अभी आपका 12वीं की स्टार्ट कराओगे, मैंने सरल नाम आपके इतने सारे टॉपिक का खत्म कर दिया है ना। अब मैं जो आपको सेकंड बता रहा था, टेबल, उस टेबल से जो शेष जो भी आप ये समूह देख रहे हो, ClOH, SH, NH2, है ना, तो इन सभी समूहों का तो जो नामकरण है इस हाइड्रोकार्बन मौलिक से हो गया। अब बाकी जो बचे हुए कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, है ना, तो एल्डिहाइड, उन सब का नामकरण उस टेबल से होगा। तो ये आपने समझ लिया होगा, मैं अब वो टेबल बता रहा हूं और उस टेबल से ये दो बताते प्रिय विद्यार्थियों, लगभग आपका कॉमन सिस्टम जितना बारी में काम आने वाला है, लगभग 80-90% फिनिश हो जाएगा। ये मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप पूरी बुक खोल के हर चैप्टर के अंदर जगह जगह इस बात को आप टैली कर लेना, ताकि आपको ये भरोसा हो जाए कि सर ने जो काम कराया है वो पक्का कराया है, सही कराया है, और इस तरह से ध्यान देते रहोगे, आगे भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। ओके, तो हम जो इस टेबल की बात कर रहे थे, देखिए उस टेबल में क्या है, कार्बन की संख्या, यानी नंबर ऑफ कार्बन और नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या का नाम। प्रिय विद्यार्थियों, ये अक्सर आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, मैं इसको एक तरह से कंप्लीट आपके रिवीजन के तौर पे भी ये काम करवा रहा हूँ, जो और शुरू में मैंने कहा था ये बेसिक है ना, हमें आगे पढ़ने के लिए, तो ये ध्यान में रहे। तो एक बार ये फास्ट रिवीजन हो जाए, एक कार्बन हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फॉर्म। दो कार्बन को हम क्या बोलेंगे, एसिड। 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, प्रोपियन। 4 कार्बन को हम क्या बोलेंगे,
ब्यूटाइल, ये होता है एन, और आइसो 5 कार्बन हम क्या बोलेंगे, वेलर, ये होता है एन, आइसो और नियो। इसी तरह से 3 कार्बन और डबल बॉन्ड हम क्या बोलेंगे, एक्राइल, क्या बोलेंगे, और 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, क्रोटॉन, क्या बोलेंगे, क्रोटॉन। ये उसी तरह से है आईपीसी के अंदर। एक कार्बन आप क्या बोलते हो, मैथ, दो को एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ही रूट पत्ती के अंदर ये एक स्टडी से निकला गया है भाई, जनरली रूट पत्ती के अंदर इस तरह की यौगिकों में कार्बन की संख्याओं को जब एक संख्या होती है तब उनके नाम का के फॉर्म देखा गया, उनके नाम का के दो हो तो नाम एसिड देखा गया। तो इसको अपने टेबल में सूचीबद्ध कर दिया ताकि आपको बढ़िया समझ में आए, है ना। एक कार्बन क्या कहेंगे, फॉर्म, दो को एसिड, 3 कार्बन यौगिक मत क्या बोलोगे, प्रोपियन, और 4 कार्बन क्या बोलोगे, ब्यूटाइल। यदि असाकित है तो एन ब्यूटाइल, और यदि एक साका तो क्या बोलोगे, आइसोब्यूटाइल। यदि कार्बन कितने हो, 5, तो आप इसे बोलेंगे वेलर। असाकित है तो एन वेलर, और एक शाखा है तो बोलोगे आइसो वेलर, और शाखा यदि 2 है तो क्या बोलोगे, नियो वेलर। पक्का। इसी तरह से देखिए, यौगिक में 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड हो तो हम इसे बोलेंगे प्रिय विद्यार्थियों एक्राइल, क्या बोलेंगे, एक्राइल। और 4 कार्बन और डबल बॉन्ड है, हम इसे क्या बोलेंगे, क्रोटॉन। ये इतनी सी टेबल आपको याद रखनी है, और कम से कम आप 50-100 कंपाउंड के जो रूट नाम, सामान्य नाम है, वो अभी अगले 2-3 मिनट में समाप्त हो जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों। पहले इसको बार बार आप पक्का कर लीजिए, एक को क्या कह रहे हैं, दो को क्या कह रहे हैं, 3 को क्या कह रहे हैं। इस टेबल को समझते ही सारे नाम आपके जो बच गए हैं वो समाप्त होने वाले प्रिय विद्यार्थियों, पक्का पक्का। तो देखिए, इस टेबल से कौन से क्रियात्मक समूह जो फंक्शन ग्रुप यौगिक में है तो उनके नामकरण इस टेबल से होंगे। तो देखिए, उसमें नंबर 1 है COOH, यानी ये कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 2 एसिड एनहाइड्राइड। नंबर 3 ये है एस्टर। नंबर 4 एसिड क्लोराइड। नंबर 5 एसिड एमाइड। नेक्स्ट साइनाइड। आइसोसाइनाइड। और 8वां है एल्डिहाइड। प्रिय विद्यार्थियों, जिन यौगिकों में यह क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो आपकी ये टेबल पक्की इन सभी के अंदर काम आने वाली है। अभी इसके एप्लीकेशन कैसे होता है, अनुप्रयोग, ये मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको ये ध्यान है कि ये फॉर्म, एसिड, प्रोपियन, ब्यूटाइल, वेलर, एक्राइल, क्रोटॉन, ये जो भी अभी टेबल में बताए थे कार्बन की संख्या और उनके नाम, ये इन क्रियात्मक समूह वाले यौगिक के लिए काम में आएगा। और ये कैसे काम में आएगा मैं अभी बताने वाला हूं, लेकिन आपको ये समझ में आ जाए इनकी पहचान ये है। या कुछ बच्चे जरूर ये कहेंगे, वो कंफ्यूज होंगे कि यार इन दो को हाइड्रोकार्बन रेडिकल में भी लिया और इन दो को यहां ले लिया। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये दो क्रियात्मक समूह जिन यौगिकों में है उन यौगिकों के रूट और सरल नाम दो दो है। कितने हैं, दो दो है। वो उस हाइड्रोकार्बन रेडिकल से भी उनका नाम होता है और इस टेबल से भी इनका नाम होता है। तो इनके सामान्य नाम कितने हो गए, दो दो हो गए। ये पक्का पक्का दिमाग में रहे, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कुछ बच्चों को लगे सर भूल गए होंगे, ये वापस कैसे लिख दिए, है, नहीं ऐसा नहीं है। ओके, इनके दो दो नाम है। तो ये सारे मैंने लिखे। अब इनमें से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं, एक। ओके, और इसका एप्लीकेशन कैसे होता है वो आप देखिए।
प्रिय विद्यार्थियों, मेरे मन में एक सवाल चल रहा है कि ये सब मैं पढ़ाता रहा हूं, जो भी बता रहा हूं, अब ये लाइव है ना, ये सब चीज मैं बता रहा हूं, लेकिन जैसे ये दूसरा आमने सामने होते हैं, क्लास में होते हैं, उस टाइम क्या थोड़ा रुकते हैं बीच में, कोई भी टॉपिक करते थोड़ा बीच में रुकते हैं, आपको लिखने का टाइम देते हैं, अभ्यास का समय मिलता है ना, काफी डिटेल में वो चीज चलती है, लेकिन अभी आप मेरे सामने तो आप हो नहीं, है ना, काफी दूरी पे हो, है ना, ऑनलाइन हो, तो ऑनलाइन में केवल मैं शब्दों से इतना ही कह सकता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, जो मैं ये कह दूं कि भाई ये इसकी घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है, तो प्रिय विद्यार्थी वो करोगे तो अगले जो क्लास होगी उसमें फायदा मिलेगा। अब वो प्रैक्टिस आपने नहीं की, केवल मेरा वीडियो ही देखते रहे, तो वीडियो देखने से नहीं, मैंने कहा वीडियो के देखने से केवल क्या है, सिर्फ सुनने और समझने से बात नहीं बनती है, आपके द्वारा उस रफ रजिस्टर में या फेर रजिस्टर में बार बार चीज को लिखने से बात बनती है, ये दिमाग में डाल देना। 70% चीज आपकी प्रैक्टिस से ये चीज हमेशा दिमाग में परमानेंट रहेगी, है ना, इस बात को भूलना नहीं है, इसको जो जो भूला फिर वो आगे भी बहुत उसको बड़ा लॉस हो जाएगा, भूलना नहीं प्रिय विद्यार्थियों। देखिए सभी स्ट्रक्चर के अंदर आपने देखा है कि COH ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, COH, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है। इन सभी स्ट्रक्चर के अंदर ये आपके दिमाग में रहे, और ये टोटल आपके सामने 10 स्ट्रक्चर है, कितनी है, अब इन 10 के 10 कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, इनके सामान्य नाम देखना खत्म होने वाले हैं। देखिए अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं मैं, कि ये जो COH ग्रुप है, इसका सफिक्स होता है एक एसिड, क्या होता है, ये एक एसिड IUPAC में नहीं, रूढ़ पद्धति में, इस सामान्य पद्धति में कार्बोक्सिलिक एसिड COH का क्या लगाते हैं, एक एसिड, क्या लगाते हैं। अब आप देखिए इसमें कार्बन कितना है, एक, और एक कार्बन का उस टेबल में नाम क्या था, फॉर्म, क्या था, और ग्रुप कौन सा है, COH, तो नाम क्या हो गया, फॉर्म, ये तो कार्बन की संख्या का नाम हो गया, ग्रुप का नाम क्या है, एक, तो नाम क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड का सामान्य नाम, सभी को समझ में आ गया। इसी तरह से प्रिय विद्यार्थियों, दो कार्बन टेबल में क्या नाम बताया, एसिड, क्या नाम बताया, और ये ग्रुप पीछे क्या लग जाएगा, एसिटिक एसिड, 3 कार्बन, प्रोपियोनिक एसिड, बराबर ना, ये 4 कार्बन, असाकी तत्व N, 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटायर, और पीछे क्या लग जाएगा, एक एसिड, N ब्यूटारिक एसिड, आइसोब्यूटारिक एसिड, ये कार्बन प्रिय विद्यार्थी कितने हैं, 5, 5 को क्या बोलते हैं, वेलर, असाकी तत्व N, 5 को क्या बोलेंगे, वेलर, तो वेलेरिक एसिड, आइसोवेलेरिक एसिड, इससे क्या हो जाएगा, 5 कार्बन वही नियो वेलेरिक एसिड, बराबर। इसमें देखिए कार्बन 3 और एक डबल बॉन्ड है, कार्बन 3 और एक क्या है, डबल बॉन्ड, तो हम इसे क्या बोलते हैं, एक्राइल, क्या बोलते हैं, एक्राइल, और पीछे क्या लगेगा, एक, तो नाम क्या हो गया इस एसिड का, एक्राइलिक एसिड, राइट। और ये अगला देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, 4, और एक क्या है, डबल बॉन्ड, तो इसे क्या बोलते हैं, क्रोटोन, क्या बोलते हैं, तो पीछे क्या लगेगा, एक, तो नाम क्या हो गया, क्रोटोनिक एसिड, क्लियर। आपके सिलेबस के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है, और सारे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इतनी सारी इनकी संरचना है, इतने इनके मेंबर इस समझाती श्रेणी के सारे सदस्य है, इन सभी सदस्यों का जो सामान्य नाम है इस टेबल से एक साथ क्या हो गया, खत्म हो गया, क्या हो गया है, खत्म हो गया, राइट, सबको समझ में आया, पक्का पक्का, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब करना क्या है,
इतना तो एप्लीकेशन मैंने बताया। अब इनकी जगह मैंने जो दूसरे समूह बताए हैं, तो आपको प्रिय विद्यार्थियों, देखो ये काम करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और तुम लोगों को भी तब अच्छा लगेगा जब आपके नंबर आएंगे। आज बात मान लेना, ओके? ताकि मुझे अगली क्लास में मेहनत करने का मजा आएगा, और ये मेहनत तब तक करता रहूंगा जब तक तुम जो सोच रहे हो तुम्हारे लिए जो अच्छा कितना हो वो हो ना जाए। ओके, तो देखिए इन सब के अंदर उन 10 संरचना के अंदर जहां हमने सीओच लगाया वहां लगाना है सीएचओ। ओके, इस एल्डिहाइड के भी ऐसे कितनी स्ट्रक्चर बन जाएगी? 10 बनेगी। जितनी कार्बोक्सिलिक एसिड की बनी है ना, उतनी उतनी किसकी बनेगी? एल्डिहाइड की बनेगी। ओके, ये और इसके पीछे सफिक्स क्या लग जाएगा? ये एल्डिहाइड ही लगेगा। उसका लगा था एक एसिड और इसका लगेगा एल्डिहाइड। तो पहले के साथ जैसे वहां था HCOH, है ना, तो COH की जगह हो गया CHO। तो स्ट्रक्चर क्या बनी? HCHO क्या बनी? और HCHO क्या है? एक कार्बन फॉर्म और पीछे क्या लगेगा? एल्डिहाइड। तो नाम क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो गया? इस तरह दूसरे में रखोगे तो नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। तीसरे में रखोगे नाम क्या होगा? प्रोपियोन एल्डिहाइड। और आगे रखोगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटार एल्डिहाइड, वेलर एल्डिहाइड, एक्रल्डिहाइड, क्रोटन एल्डिहाइड। ये आपके 10 एल्डिहाइड समाप्त। उन सब की आप संरचना बनाओगे। संरचना कैसे बनाओगे? जो एसिड की 10 संरचना थी, COH समूह की जगह ये समूह लगा देना, और एक एसिड जहां लगाया वहां क्या लगा दोगे? एल्डिहाइड। एक दो एग्जांपल बता दे तो कुछ बच्चों को लगेगा यार कैसे क्या करें। जैसे वहां था HCOH, तो यहां हो जाएगा SCHO, CH3CHO, CH3CH2CHO। यानी COH की जगह CHO लगाना है, तो इसका नाम क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। बराबर। इसका नाम क्या हो गया? एसिटल्डिहाइड। और इसका नाम क्या हो गया? प्रोपियोन एल्डिहाइड। बराबर। ये इस तरह से आपको करना है। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई एल्डिहाइड का? तो ये तो मैंने 3 बताए, वैसे 7 और बाकी है, वो भी करोगे। तो इस तरह से मैं इनको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे इसका एप्लीकेशन है। तो तीसरा आपका हो जाएगा COCl, तो पीछे लग जाएगा आयल क्लोराइड। तो फॉर्माइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, प्रोपिनाइल क्लोराइड, ब्यूटाराइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड, क्रोटोनाइल क्लोराइड, ये 10 एसिड क्लोराइड के संरचना और नाम समाप्त। इसी तरह से आपका अगला हो जाएगा CONS2 एमाइड। तो इसको बोलते हैं, पीछे क्या लगा देंगे? एमाइड का एमाइड लगाते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा? फॉर्मेमाइड। दूसरा एसिटेमाइड, प्रोपेनेमाइड, ब्यूटारेमाइड, वेलेरेमाइड, क्रोटोनेमाइड, एरिलेमाइड, है ना? बात समझ में आ गई? पांचवा आपने CN लगाओगे तो इसको लिखते ओ नाइट्राइल। तो वही फॉर्मोनाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल, प्रोपियोनोनाइट्राइल, ब्यूटायरोनाइट्राइल, वेलेरोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल, क्रोटोनोनाइट्राइल, ये 10 नाइट्राइल हो गए। इसी तरह से आप क्या लगा दोगे? NCO आइसोनाइट्राइल। प्रिय विद्यार्थियों, ये 6 आपके सामने हो गए, है ना? तो एक के 10, ये 60-70 जो कंपाउंड है, ये रूढ़ पद्धति प्रिय विद्यार्थियों 80 to 90% मेरी तरफ से फिनिश हो गई है। और इन सब की संरचना और इनके नाम आप लिखोगे, वहां पे वो जो एल्किल हैलाइड जो बताए, जो हाइड्रोकार्बन मूलक बताए, उनके साथ OHCl, Bri, वो जितने भी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, ये पूरा पूरा सामान्य पद्धति खत्म हो गई है। और प्रिय विद्यार्थियों, सिर्फ यहाँ जो ये नाम है ना, ये अगली बार बदलेंगे। संरचना तो IUPAC में भी यही होगी। जब मैं एल्कोहल का IUPAC नाम की बात करूंगा, संरचना तो वही होगी। उन्हीं संरचनाओं का अभी हमने क्या पढ़ा है? रूढ़ नाम। और उन्हीं संरचना को वहां क्या पढ़ेंगे? IUPAC नाम। तो आपको ये प्रैक्टिस करोगे, ये संरचना दिमाग में क्या हो जाए? सेट। ये आज अपनी इंट्रोडक्टरी
पहली क्लास है जिसके अंदर मुझे ये लगा कि कम से कम इन सारे कार्बनिक यौगिक और इनके जो नाम है, यदि मैं इनको पढ़ा जाऊं तो मुझे आगे रिएक्शनें पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। ये मेरी दिल की तसल्ली थी, ये उसके लिए मेरी पहली क्लास है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, और आगे भी आने वाला जो भी वीडियो होगा, जो लेक्चर होगा, जो आईयूपीएसी पत्ती का होगा, उसको मैं 1 या 2 लेक्चर में फिनिश करूंगा। और उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पहले से पढ़ के आओगे तो आईयूपीएसी पूरा पूरा सिस्टम जो है मैं 2 क्लास में फिनिश कर दूंगा। ये यदि फिनिश हो गया प्रिय विद्यार्थियों, तो आगे पढ़ने में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत आसानी होगी। और यही बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक के लिए। ओके प्रिय विद्यार्थियों, गुड।